हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई आई नो आई एम मीटिंग यू आफ्टर होली और थोड़ा सा वी टुक अ लिटिल ब्रेक। और वो ब्रेक इसलिए लिया था यार क्योंकि आप में से कुछ लोगों के एंट्रेंस थे, तो आई थॉट कि यार प्रेशर क्यों बढ़ाना, थोड़ा सा रिलैक्स करने दो। जो अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो और एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं डालते और एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं डालते। तो इसलिए एक छोटा सा ब्रेक लिया था, एंड बैक आफ्टर दैट teeny tiny break. I really hope all of you had a good had your the exams, the tests that you guys had and the micro presentations that you guys had, they went well. और इंटरव्यू वगैरह भी आपके अच्छे गए। और उसके साथ ही आई रियली रियली विश ऑल ऑफ़ यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। निकल गया कुछ दिन पहले, but belated wishes, and really hope that all of you had a colorful one, a nice one, and a real safe one, because safety is primary, right? I always keep talking about safety, the health is wealth right now, और उसको ख़राब नहीं कर सकते, स्पेशली बिकॉज एंट्रेंसेज आर सो नियर, एग्जाम्स आर सो नियर। सो प्लीज़ स्टे हेल्दी, प्लीज़ हैव अ लॉट ऑफ फन, प्लीज़ टेक आउट टाइम टू इंडल्ज इन थिंग्स दैट यू एन्जॉय डूइंग। सारा स्ट्रेस पढ़ाई को अकेले मत देना, दूसरी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा इन वीडियोस को देख के बस एक छोटी सी चीज़ हमेशा की तरह करते रहना, जो मैं आपसे हमेशा बोलता रहता हूँ। अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज नाउ एंट्रेंस आर पीकिंग। तो आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करो ताकि उनकी भी अच्छी हो सके, एंड ask them to subscribe to the channel, and please leave behind your comments. We love reading them. I do respond to them. आपको पता है somehow आपकी comments की frequency कम हो गई है, प्लीज़ वापस से बढ़ा दो। Really really looking forward to it। ठीक है, तो चलो और टाइम नहीं वेस्ट करते, 2 हफ्ते बाद हम मिल रहे हैं, तो इन 2 हफ्तों में मेन चीज़ें क्या हुई है उसको टच करेंगे। अगर हम जेनरिक मौसम की, माहौल की बात करें दुनिया की, तो एक ही एजेंडा बहुत ही कॉमन है, वो है द रशिया यूक्रेन वॉर। उसने पिछले 3 हफ्ते से दुनिया को एक्चुअली पूरा, इट हैज़ एनगल्फ्ड द होल वर्ल्ड इनटू अ सिवियर कॉन्वर्सेशन। काफ़ी चीज़ें उसी से रिलेटेड हो रही हैं और उसी का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो मेजर टॉपिक तो यही चल रहा है। और इसके अलावा इंडिया में जो मेजर टॉपिक था, देवर इलेक्शंस, वो हो गए 4 स्टेट्स में। उसमें से कुछ के सीएम्स भी अपॉइंट हो गए हैं, कुछ सम स्टेट्स आर स्टिल डाइसी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंप्लीट मेजॉरिटी। तो वो भी जैसे जैसे क्लियर होते चले जाएंगे वो भी हम डिस्कस करते चले जाएंगे अपने अगले वीडियोस में। कूल, तो चलो, नो मोर टाइम टू वेस्ट, एंड लेट्स क्विकली फिनिश व्हाट ऑल हैपेंड इन प्रीवियस 2 वीक्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जिसका हमें जो कि न्यूज़ में, आई एम रियली सरप्राइज न्यूज़ में इतना ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा, बट इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, इज़ द साइक्लोन विच इज़ गोइंग टू मेक अ लैंडफॉल एट अंडमान निकोबार, और उसके बाद वो म्यांमार बांग्लादेश की तरफ निकल जाएगा। इसके कारण काफ़ी सारी एडवाइज़री भी इशू की गई है अंडमान निकोबार में, विच इज़ साइक्लोन असानी। तो साइक्लोन असानी इज़ गोइंग टू अफेक्ट अंडमान निकोबार फ्रॉम 20th to 21st of March। ठीक, तो ये एक साइक्लोन है। साइक्लोन के नाम आते रहते हैं, क्वेश्चंस आ जाता है कि किस साइक्लोन ने कौन सी सिटी, कौन से स्टेट को हिट किया, इंडिया के कौन से रीजन को हिट किया। एंड आई जस्ट रियली होप कि कोई डिवास्टेशन ना हो, इट जस्ट पासेस बाय विदाउट, जस्ट सिंपली बाय कॉजिंग मे बी अ लॉट ऑफ रेनफॉल एंड नो causing no life loss of life and property. So cyclone Asani is going to hit Andaman and Nicobar Islands of India. Okay, the next one. Next is something called the Art Park. सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च कर दिया गया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आर्ट पार्क। ओके, सो इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। और इसका जो लोकेशन है दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर। Partly the payment will be, the investment will be made by government of India. Rest part payment investment will be made by the Karnataka government, and this is first of its kind project which has been launched in India at a cost of 230 crores। और इसका सिंपल पर्पस ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में जो इनोवेशन है वो कंट्री में डेवलप करना और इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, इन दोनों चीज़ों पे। सो मच नीडेड। जब जागो तब सवेरा, देर आए दुरुस्त आए, कुछ भी कह लो, बट फाइनली हुआ, एंड दिस विल ओपन अप द फ्लड गेट्स फॉर मोर इनोवेशन इन दीज 2 एरियाज अक्रॉस द कंट्री।
All right. What is the third thing that happened? And we spoke about elections, that elections were a very hot topic for a very long time, for quite some time in India, right? Over the past 1 month or 1 or 2 months, we were constantly hearing everything about elections, and it all started with the fiasco happening in Punjab, wherein the entire conversation was largely revolving around removal of their then CM and new CM being appointed. और सारी कहानी उसी पे चल रही थी कि अगला सीएम फेस कौन होगा पंजाब में कांग्रेस की तरफ से, एंड ऑल द नवजोत सिंह सिद्धू एंड अदर चन्नी एंड कैप्टन अमरिंदर सिंह conversation that was happening for a long time, but eventually it all comes to rest. And भगवंत मान जो कि आपके कैंडिडेट थे, he has been sworn in as the chief minister of Punjab and with absolute majority. So this is a major milestone shift in the election results of Punjab. आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी नई पार्टी से कोई कैंडिडेट इलेक्ट होके आया हो पंजाब में. सारे पुरानी अर्स्टवाइल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज से ही थे. सो दिस वन इज़ अ मेजर शिफ्ट. एंड इसके बाद अब बस ये देखना है कि हाउ आम आदमी पार्टी परफॉर्म्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब. उनके लिए भी दिस इज़ द फर्स्ट विन इन एनी स्टेट आउटसाइड ऑफ दिल्ली, राइट? दिल्ली वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट फॉर आम आदमी पार्टी एंड फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी कमिंग टू पावर इन दिस सिटी. अनएक्सपेक्टेड था. ऐसे ही पंजाब में इज़ first time ever कि they have found a stronghold and a strong footing in any state outside Delhi. So let's wait and watch. And AAP came to power in Punjab with absolute majority, 92 seats out of 117. So that's a big win for them. Okay, and also now this particular news that you are seeing on your screen right now is very strongly linked to the Russia-Ukraine crisis. But something has happened on the good or brighter side for India. तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है हैज़ बिकम द फिफ्थ मोस्ट वैल्यूड स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड. इंडिया सरपास्ट यूके, कनाडा एंड सऊदी अरेबियन स्टॉक मार्केट्स. वैसे ही इंडिया का स्टॉक मार्केट काफ़ी बड़ा है, बट अगर आप देखो तो उसमें एक चैलेंज ये आता है कि हमारी करेंसी वीक है in comparison to many of the global currencies, right? And because of that reason हमारा स्टॉक मार्केट कितना ही एक्टिव हो, कितना ही बड़ा हो जाए, बट जब रुपी को डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यूएशन कम हो जाती है. तो अब बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन क्राइसिस, लॉट ऑफ स्टॉक मार्केट्स वर्ल्ड ओवर दे प्लमेटेड हेविली. But India, because of its lot of self-reliance and a lot of heavy dependence on homegrown companies and homegrown business, Indian stock market has been able to ally these, or rally, been able to continue its rally with little dip. नो डिप तो नहीं बोलूँगा क्योंकि डिप हुए हमारा स्टॉक मार्केट 2-3 बार टम्बल्ड, बट एवेंचुअली इंडियन स्टॉक मार्केट वॉज एबल टू सस्टेन इट्स फुटिंग एंड stayed strong all this while a lot of other stock markets saw a heavy debacle or heavy downfall. So after this, the other stock markets which are bigger than India, that happens to be US is the largest stock market, highly most valued stock market in the world naturally. उसके बाद there is China, there is Japan and Hong Kong Hang Seng, तो and Japan's Nikkei. तो ये सारे स्टॉक मार्केट 4 इंडिया से आगे हैं. अब इसको देखना है, विल इंडिया बी एबल टू सस्टेन दिस? The answer is doubtful, because again, as global economies improve, their valuations, their dollar valuations are stronger than India. तो it is not really a position of pride or something, ऐसा कुछ उससे जुड़ा हुआ नहीं है. हाँ, important ज़रूर है, but this proves that Indian stock market has found a way टू टैकल ग्लोबल चैलेंजेस. तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज इससे निकल के आया है. बाकी वैल्यूएशन किसी भी काउंट पे हो, टॉप 10 के अंदर ऑलरेडी हम हैं. बट हाँ, द इम्पॉर्टेंट मैसेजिंग फ्रॉम दिस इज़ दैट इंडिया हैज़ बीन एबल टू कंट्रोल द डाउनफॉल विच मैनी अदर स्टॉक मार्केट्स हैव फेल्ड टू डू. तो दैट इज़ अ गुड फाइंडिंग फ्रॉम दिस आर्टिकल. ओके, और क्या हुआ? और सो इसके साथ ये भी हुआ कि इंडिया का फॉरेक्स फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया के डिप कर गए. 9.6 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया के कम हो गए, और वो इसलिए हुए क्योंकि जैसे ही रशिया यूक्रेन क्राइसिस बढ़ता चला गया तो इंडिया की करेंसी काफ़ी डिप करने लगी, टू द एक्सटेंट
कि डॉलर टर्म्स में हमारी करेंसी लोएस्ट लेवल को टच कर गई, ऑल टाइम लो. सो इंडियन रुपी केम डाउन टू 77.02 पैसे, 77 रुपी 0.02 पैसे पर डॉलर, जो कि आज तक का लोएस्ट है. और इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, ताकि रुपी बहुत ज़्यादा डिबैकल ना कर जाए, आरबीआई ने इमिडिएटली डॉलर्स सेल करने स्टार्ट किए टू कंट्रोल द डाउनफॉल ऑफ रुपी. हाउ डू दीज इकोनोमेट्रिक्स रियली वर्क? आई एम नॉट रियली एन एक्सपर्ट एट इट, but it will be an interesting read. I'll try and read and definitely take it up, discuss it with you guys in future videos. But eventually, because of heavy selling of I just read that because of heavy selling of dollars, RBI was able to safeguard any further downfall of the rupee, and उसको 77.02 77 रुपी 0.02 पैसे पर डॉलर पे RBI managed to stop the downfall. अंतर 1-2 रुपए का, 1 से 1 1.5-2 रुपए का अंतर पर डॉलर पड़ा. बट अगर आप उसको देखो कि अमाउंट ऑफ ट्रेड इंडिया डज इन डॉलर, एंड डॉलर इज़ द ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी, सो वर्ल्ड वाइड ट्रेड, इंडियाज़ वर्ल्ड वाइड ट्रेड is heavily affected whenever dollar rates go up against the rupee. So this is a major reason of a lot of things that really keeps India back, or pulls India back in terms of its economic prowess. चलिए जी, अगला न्यूज़ ये है कि जेट एयरवेज़, आप में से बहुतों को पता होगा, जेट एयरवेज़ वाज अ वेरी पावरफुल एयरलाइंस इन इंडिया, बिजनेस फॉर बिजनेस पीपल. बट उसके बाद couple of years back it had a financial debacle, and it was declared bankrupt. The founder stepped down, he left the company. उसके बाद it still, the airline still has brand value, right? Unlike Kingfisher Airline, which just went bust, Jet Airways had a lot of brand value. Jet Airways had a lot of following. So investors were able to revive this organization, और उसके बाद now they have even appointed the new CEO of the company. So Sanjeev Kapoor, he has been appointed as the new CEO of Jet Airways. He comes in from Oberoi Hotels, and he has his experience in hospitality and previous experience in travel also. So he was previously connected with Vistara and SpiceJet. So he knows how to run the aviation sector, how to operate this industry. So he's been looped in by the promoters, the new promoters of Jet Airways, to run this company. तो अगर क्वेश्चन आए कि हु इज़ द न्यू CEO ऑफ जेट एयरवेज, सो हिज नेम इज़ संजीव कपूर. इसके साथ एक और न्यूज़ ये भी पढ़ी मैंने कि टाटा ने टर्किश एयरलाइंस से जो टॉप एग्जीक्यूटिव को हायर किया था फॉर इल्कर आइची फॉर द पोस्ट ऑफ CEO ऑफ टाटा एयर इंडिया. He's refused the offer because he's saying that it's too much of there's a lot of negative sentiment in the country with respect to this appointment, and a lot of other things. So I do not want to be a reason for any kind of trouble, so I would rather not accept this appointment. There were his complaint really was about religious sentiments and all, but still, keeping that aside, simple news being that he's refused the offer to join Tata Air India as the new CEO. Now Air India is in hunt for another individual to lead the company. जैसे जैसे वो न्यूज़ इवॉल्व होगी, एज ऑलवेज आई कीप लेटिंग यू नो कि क्या बना, हु इज़ द न्यू अपॉइंटमेंट. और इसके साथ एक और चीज़ जो आप में से बहुतों को आप सुना होगा, आपने बहुत टाइम पहले गवर्नमेंट ने गंगा क्लीनिंग पे काफ़ी मेजर इनिशिएटिव लिया था कि चलो गंगा नदी को साफ़ करते हैं, उसके सफाई पे, और वाराणसी में काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए. इसके साथ अब उसको देखो, पैसे तो खर्चते रहो, उसको साफ़ करते चले जाओ. अभी तक हम शायद उस लेवल पे नहीं पहुँचे दैट ऑल इंडियंस हैव बिकम इक्वली responsible for keeping our surroundings clean. So government is putting in a whole lot of effort, Swachh Bharat and project Clean Ganga. Effort government करती जा रही है, but and as long as people do not contribute, as long as each one of us do not contribute, तो कैसे चलेगा? और उसमें अभी भी थोड़ा सा देयर इज़ गैप, राइट? बट इसके साथ पैसे भी गवर्नमेंट कब तक पंप करती रहे, कहाँ से लाए वो पैसे? तो गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइड किया है कि अब हमें गंगा को मोनेटाइज करना पड़ेगा.
एंड वो कैसे होगा? तो गवर्नमेंट जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है गंगा, अभी भी अनकंट्रोल्ड एंड अनट्रीटेड सीवेज गोज़ इनटू आर रिवर गंगा, तो वहाँ पे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इनेबल कर दिए गए हैं अब गंगा नदी के ऊपर। वहाँ से जो पानी ट्रीटेड वाटर निकलेगा उसका पहला कस्टमर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो मथुरा में जो IOCL का रिफाइनरी है, उनके they have their water requirements, right? And they were earlier taking water from other sources. So instead of that, Ganga water supply will be activated for them. uh, as per the department, they are saying that this water is not definitely not fit for drinking but good for bathing. तो उस क्वालिटी का पानी इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। तो अब से इंडियन ऑयल विल बिकम द फर्स्ट कंज्यूमर ऑफ गंगा वाटर which comes from the sewage treatment plants around established around river Ganga. और इससे ऑब्वियसली पैसे भी आएंगे और उससे द एंटायर रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट विल गेट लॉट मोर इम्पीटस। बट हमें प्लीज़ ये नहीं भूलना है कि हमें चीज़ों को नदी में नहीं फेंकना। दीज रिवर्स आर आर ओन, दीज रिवर्स आर आर लाइफ लाइन। हम जो पानी पीते हैं दे कम फ्रॉम दीज रिवर्स ओनली। इफ द मोर डर्टी वी मेक देम, the more difficult it will become for us Indians to sustain in the longer run. So please make it a habit. I know we have religious practices and a lot of other things which we follow. It's all up to us कि हम कैसे अपनी प्रैक्टिसेस को समझ के, हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए, उनको अच्छी तरह कंसल्ट करके वी टेक नेसेसरी स्टेप्स. I am also one of the many guys who have religious sentiments associated with नदी में विसर्जन करना और ये सब. तो उन सब के क्या ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं, हम उनसे कैसे फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी नदी भी साफ़ रहे और हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी ना इफ़ेक्ट हो. और उससे बड़ी बात कि प्लीज़ कभी वेकेशन पे जाएं, कभी ट्रिप पे जाएं तो चिप्स के पैकेट और टेट्रा पैक्स, प्लीज़ उनको हमें हवा में उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम उन्हें फ़ोल्ड करके अपने साथ ला सकते हैं. देयर इज़ ऑलवेज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डस्टबिन जिसमें हम वापस ला के वो डाल देंगे तो वो रिसाइकलिंग में चला जाएगा. और जो पेट बॉटल्स होते हैं हमारे ड्रिंकिंग वाटर के, उन्हें भी हम पानी में फेंक देते हैं. चिप्स के रैपर, बिस्किट के रैपर फेंक देते हैं. तो यार हम कहते हैं हमारे एक रैपर फेंकने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा. एक रैपर इज़ द इन्विटेशन टू 1000 मोर टू फॉलो दैट सेम बिहेवियर. एंड एवेंचुअली जब आप वहाँ अगली बार जाओगे तो आपको वहाँ पे कचड़े का ढेर दिखाई देगा विच बिगिनस विथ मे बी वन रैपर विच वी unknowingly threw. So please try and change your habit. I have worked hard on changing my habit. Now I do even garbage, I even do garbage segregation in my own kitchen. और मुझे ये पता चला कि yeah, the garbage which I throw can actually go into the compost pit, and all the other plastic and paper which I used to mix in the garbage and throw, they can very well go into recycling. So one tiny step which begins at our home can continue with us everywhere and give us a real clean country. So let's get started. हाँ जी, इसके अलावा यूपीआई जो हमारा पेमेंट ऐप है, जो हमारे अलग अलग पेमेंट ऐप है जिस पे हम QR कोड स्कैन करते हैं और भीम यूपीआई और फ़ोन टू फ़ोन पीयर टू पीयर पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं तुरंत. बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है, 24/7 एक्सेसिबल भी है. ये अभी तक सिर्फ स्मार्टफ़ोन पे एक्सेसिबल था. कुछ और कंट्रीज़ इंडिया से आगे निकल चुकी थी जहाँ पे उन्होंने फ़ीचर फ़ोन पे ये फ़ीचर इस फंक्शनैलिटी को ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया है. तो इंडिया को ये भी रियलाइज़ हुआ, आरबीआई को, कि यूपीआई है तो सही बट उसका जो अडॉप्शन है that is heavily limited to only a segment of society which really knows how to use smartphones. That particular segment which does not know how to use smartphone or doesn't have access to smartphone still relies on using feature phone, जो बटन वाले नोकिया के फ़ोन होते थे, टी 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 टी. उस पे कैसे फिनेंशियल एक्टिविटीज़ को, फिनेंशियल प्लेटफॉर्म्स पे उन यूज़र्स को कैसे इंगेज किया जाए. तो फाइनली आरबीआई ने बोल दिया कि यूपीआई फ़ीचर फ़ोन में भी इनेबल किया जाएगा और ये इस साल के अंदर अंदर लॉन्च हो जाएगा दिसंबर तक. दिसंबर में अनाउंस किया था, इस साल में ये लॉन्च भी हो जाएगा. और ये जो प्रोडक्ट आएगा इसका नाम है UPI 123 पे. 123 क्यों? क्योंकि वो जो फ़ीचर फ़ोन होते हैं उसमें नंबर्स ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से. तो उसके जस्ट टू रिलेट टू इट कि आप कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, इट विल बी कॉल्ड UPI 123 पे. ओके. और इसके अलावा और अच्छी चीज़ें क्या हुई? अच्छी चीज़ तो
पता नहीं क्या बोलूँगा इसको, तो मेरे को नहीं पता अच्छा है ये बुरा है, रशिया ने क्यों यूक्रेन पे अटैक किया, एंड व्हाट इज़ इट गेनिंग एंड व्हाट इज़ यूक्रेन गेन, वुड हैव गेन्ड बाय जॉइनिंग नाटो. बट एवेंचुअली वर्ल्ड हैज़ रियली हेविली सैंक्शन रशिया. रशिया के बिजनेसेस काफ़ी अफेक्ट हो गए, रशिया में प्रोडक्ट्स मिलने बिकने बंद हो गए, कंपनीज बंद हो गई, उन्हें ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से रशिया को निकाल दिया गया. And eventually Russia today is the most sanctioned country in the world. It has more sanctions probably than Iran or any other country, Syria, whatever financial economic sanctions these countries were facing by being opposed to the European and American bloc. Russia today has the highest number of sanctions for any country in the world. Who are they dependent on? Now they are heavily dependent on China and maybe on non-aligned countries like India, which didn't take sides with either to a side part with take sides with Europe or America, or part its relationship with Russia. No, India remained non-aligned to any of these sides. So hence Russia has become heavily dependent on at this point in time on countries like China and non-aligned countries like India. But hope it is good for India also in the longer run, and we really don't start facing sanctions for supporting Russia directly or indirectly. I'm sure we would not support, as a country we cannot take the risk of supporting Russia directly, because there's a lot of dependence on our own economic status and well-being as well. But let's just hope how it all works out for India. And अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इंडिया में देखोगे तो इलेक्ट्रिक कार्स का ग्रोथ अभी भी काफ़ी स्टैगनेंट सा है. देर आर जस्ट अ हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स. टाटा क्वाइट सम टाइम बैक अनाउंस दैट दे आर गोइंग टू ऑफ create a separate split Tata Motors into two separate companies, one which is going to focus on internal combustion engine vehicles, another one which is going to focus on electric mobility. इसी तरह से on the lines कोई और कंपनी आगे बढ़ के नहीं आ रही थी, और कुछ देर वर ऑल्सो हैंडफुल ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक देर वॉज MG which has 25%. they announced कि उनका 25% sale came from EV, which is the ZS EV. And Hyundai also very tiny, and they are not promoting it very aggressively, the Hyundai Kona electric vehicle. तो अपार्ट फ्रॉम दिस कोई और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में जंप नहीं कर रहा था. और अगर फुल इलेक्ट्रिक की बात करें तो टेस्ला अभी भी there is a dilly-dally situation, because Tesla is saying give us tax ops, government of India is saying no, you manufacture in India, only then will we give you tax ops. You cannot be manufacturing in China but earning profits out of India. So उसको कोई impetus मिल नहीं रहा था. But eventually the Prime Minister of Japan, he visited India, and there has been a boost, $42 billion Japan has committed to investing in India. और उसी के साथ impetus इस चीज़ को भी मिला कि सुजुकी, विच इज़ अ जापानीज़ कंपनी, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $1.3 billion टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक कार्स इन इंडिया. सो this boost, which for a long time was waiting, मारुति इलेक्ट्रिक वैगन भी टेस्ट कर रही थी, बट उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया. MD of Maruti also came out and said it will take India some time to mature into the electric segment, so we are going to focus on things like CNG. But now, thankfully, the impetus to electrify Maruti vehicles is back after the visit of Japanese Prime Minister in India, and his commitment to invest more into a variety of industries in the Indian economy. So a very good sign of revival for a very important initiative in our country. हाँ जी. और अगर हम क्लीन मोबिलिटी की बात करें तो लगे हाथ Swiss Airlines, which is the carrier of Switzerland, uska, which is a Lufthansa entity, by the way. Lufthansa, which is a German company, German national carrier, is the parent entity of Swiss Airlines. तो Lufthansa ने एक टाई अप किया था with a company called, if you see it here, Sin Helion. तो Sin Helion ऐसे के साथ they did a joint venture to produce green fuel, solar aviation fuel. So this is one of the first initiatives in the world where fuel would have been refined using renewable energy sources. तो non-renewable energy sources नहीं यूज़ किए गए फ्यूल प्रोडक्शन के लिए, renewable energy sources यूज़ किए गए, सोलर एनर्जी. तो इससे ये हुआ कि एटलीस्ट ऑयल रिफाइन करते हुए हमने और पीछे से फॉसिल फ्यूल नहीं यूज़ किया,
राइट, एविएशन फ्यूल बनाने के लिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट काइंड इनिशिएटिव जिससे कि आप कार्बन फुटप्रिंट अपना कम करते हो बाय यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड स्विस हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड टू बी यूजिंग सोलर एविएशन फ्यूल। सो दे आर यूजिंग फ्यूल, एविएशन फ्यूल अभी भी पोल्यूटिंग है, ऐसा नहीं है कि वो सोलर एनर्जी पे प्लेन उड़ रहा है, नहीं, अभी तक वो कमर्शियली अचीव नहीं हुआ है, ट्रायल्स चालू हैं। बट जो फ्यूल, जो एविएशन फ्यूल ऑक्टेन, एविएशन ऑक्टेन फ्यूल जो आता है, उसको प्रोड्यूस करने में और फॉसिल फ्यूल नहीं बर्न किए गए या कहीं और से इलेक्ट्रिसिटी या कोई और फॉसिल फ्यूल के सोर्स से हीट नहीं ली गई, वो सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस की गई। तो ये एक चेंज है which reduce the amount of carbon produced while manufacturing this aviation fuel। तो इससे धीरे धीरे कार्बन फुटप्रिंट के जो टारगेट्स हैं टू गो कार्बन न्यूट्रल, ये उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए इनिशिएटिव्स हैं सारे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन मोर व्हेन वी टॉक अबाउट ई मोबिलिटी एंड ग्रीन मोबिलिटी, तो टोयोटा ने विच ऑल्सो हैज़ अ टाई अप विद सुजुकी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। So what is fuel cell? Fuel cell is powered by hydrogen fuel. So hydrogen is used as fuel and it produces energy to drive an electric engine, right? और जो vehicle इंडिया में लॉन्च किया गया है वो टोयोटा ने लॉन्च किया है, which is called टोयोटा मिराई। हमारे हाईवेज मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ही लॉन्च दिस प्रोडक्ट। इट्स नॉट रियली अ full product launch right now. It is Toyota bringing in the vehicle to test it in Indian conditions, Indian climate conditions, कि कैसा चलेगा। Hydrogen is a very volatile fuel if you know, but it has been controlled very well now। and ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई पहला टेस्ट मार्केट है। it is a major, hydrogen is now already a very major source of fuel in Japan। there has been a lot of focus on using hydrogen fuel cell as an alternative to battery charging electric vehicles with battery charging। तो you fill and you move, जैसे हम CNG भरते हैं और चलने लगते हैं। and the only byproduct of a hydrogen fuel cell vehicle is water। it's pure water that just comes out of the emission pipe। तो दूसरी कंट्रीज़ में, यूरोप में काफ़ी मेजर प्रोडक्ट है, ऑलरेडी इससे व्हीकल्स चल भी रहे हैं। एंड NTPC ने भी गुड़गांव से जयपुर तक फ्यूल सेल बसेस ट्रायल के लिए दे हैव अनाउंस्ड कि दे आर गोइंग टू ट्राई फ्यूल सेल बसेस। तो नाउ दिस प्योरली शोज़, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी बोला है कि इंडिया इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसका मतलब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव और डायरेक्शन हमें एकदम साफ साफ दिखाई देने लगा है कि किस दिशा में जाएगा। तो लेट्स होप कि ऐसे भी प्रोडक्ट्स आ जाएं और उसके बाद हमारी बैटरी चार्जिंग की टेंशन भी ख़त्म हो जाए, और जस्ट गो टू अ पम्प इंस्टेड ऑफ फिलिंग इन आर व्हीकल्स विद पेट्रोल, डीजल और CNG, वी विल स्टार्ट फिलिंग हाइड्रोजन इन आर व्हीकल्स एंड कीप मूविंग and still drive a very clean car, right? So yep guys, these were the top news articles that happened or that I collated for you over the previous 2 weeks। and apart from this, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, आपके जो भी फ्रेंड अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है उन्हें बता दो, उन्हें इनवाइट भेज दो, सो दैट दे जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से। एंड दिस इज़ ऑल दैट आई हैड टू शेयर, सो इट्स बाय फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ। आपसे अगले हफ्ते मिलता हूँ। विश यू द बेस्ट ऑफ हेल्थ, विश यू द बेस्ट ऑफ प्रिपरेशंस, स्टे सेफ, stay healthy and have lots of fun। I'll see you guys next week। Bye।